नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। मदन दिलावर ने बोर्ड कार्यालय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और रीट परीक्षा को लेकर बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। मदन दिलावर ने बोर्ड कार्यालय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और रीट की परीक्षा को लेकर बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षा 6 मार्च के लगभग प्रारंभ होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से पहले मीटिंग होती है और सरकार इसकी समीक्षा करती है और कोशिश करती है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अगर कोई परेशानी सामने आती ही है तो उसका निस्तारण पहले ही कर दिया जाता है। कहा, राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सर्वोच्च प्रतिष्ठा है और वह बरकरार रहे, इस प्रकार का आग्रह अधिकारियों से किया है। प्रैक्टिकल परीक्षा कब है, सरकार के आदेश तो नहीं है, लेकिन परंपरा से बन गई है कि प्रायोगिक परीक्षा लेने जाते हैं एग्जामिनर, उनकी आवभगत होती है, बैंड बाजों के साथ लाया जाता है, अच्छे होटल में रुकवाया जाता है और शायद इसीलिए होता है कि यह हमारे स्कूल के बच्चों को अधिक से अधिक अंक देकर जाए। दिलावर ने अधिकारियों से कहा कि बच्चों का मूल्यांकन कर ही उनको अंक देवे। दिलावर ने रीट की परीक्षा के बारे में भी चर्चा की और कहा कि अभी तक जितनी रीट की परीक्षा हुई है, बोर्ड की परीक्षा 6 मार्च के लगभग प्रारंभ होगी। बोर्ड पर नियुक्ति के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 4 लाख नौकरियां देने वाले हैं। जब 4 लाख इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां देंगे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो रिक्त पद है वह भी भरेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को कि देश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सर्वोच्च प्रतिष्ठा है और ये बरकरार रहे, इस प्रकार का आग्रह मैंने अधिकारियों को किया है। एक बात मैंने जरूर कही है कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती है, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसमें पता नहीं कब से सरकार के आदेश तो नहीं है, लेकिन परंपरा सी बन गई है कि जो प्रायोगिक परीक्षा लेने जाते हैं एग्जामिनर, उनकी आवभगत होती है, बैंड बाजों के साथ ले जाया जाता है, अच्छे होटलों में रुकवाया जाता है और शायद इसलिए होता होगा ये कि हमारे स्कूल के बच्चों को अधिक से अधिक अंक देकर जाए। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं, जब पढ़ा हूं, मुझे उससे भी अच्छा नहीं लगता था और आज भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अधिकारियों से कहा है मैंने कि इससे बचे ताकि अच्छा रहेगा और जो प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं उनका मूल्यांकन करके ही अंक दें। रीट की परीक्षा के बारे में भी चर्चा हुई है। अभी तक जितनी रीट परीक्षाएं की हुई है उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं आई है और उन्होंने सफलतापूर्वक इस काम को किया है। पहली बार ऐसा हो रहा राजस्थान में, उन्होंने रीट की परीक्षाओं में पात्रता जो रखी है फॉर्म भरने की या भाग लेने की, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। वो संशोधन ये है, एसटीसी बीएड जैसी परीक्षाएं हो रही हैं तो पहले था कि वो परीक्षा पास करने के बाद ही ये परीक्षा टीचर परीक्षा रीट में भाग ले सकता है। अब ऐसा नहीं है। वो जैसे मान लो उसको एसटीसी या बीएड की परीक्षा देनी है तो उसमें एडमिशन हो गया हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर ही हो, चाहे 1 महीना ही क्यों नहीं हो, तब भी वो ये परीक्षा देने का पात्र हो जाएगा। ये हमने संशोधन किया है ताकि उसके 1-2 साल बच सकते हैं, क्योंकि माना कि वो 16 साल का भी है, 17 साल का भी, 17.5 साल का भी है, 18 साल का भी, तब भी दे सकता है, ताकि बाद में जो 1 साल उसको परीक्षा देने का लगता है उसके जीवन का 1 या 2 साल बच जाए। महाराष्ट्र से आए गरीब नवाज वेलफेयर फाउंडेशन के मुस्लिम समुदाय के कार्यकर्ता आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसपी व जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर के मामले में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र से आए गरीब नवाज वेलफेयर फाउंडेशन के मुस्लिम समुदाय के कार्यकर्ता आज अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसपी व जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर के मामले में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट के बयान के आधार पर ही कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर दावा करने वाली याचिका पर संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई हो, जिससे कि न केवल अजमेर का बल्कि पूरे देश का माहौल खराब न हो। साथ ही कहा कि निचली अदालत द्वारा फैसले देने से पहले याचिका दायर करने वाले शख्स का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया है उस पर पहले से ही दिल्ली समेत कई इलाकों में वाद दायर हो रखे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अदालत को फैसला लेना चाहिए, जिससे कि शहर का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। हमारे यहाँ पर अजमेर आने का मकसद ये है कि एक क्रिमिनल शख्स जिसके खिलाफ हिंदुस्तान और खास करके दिल्ली के मुख्तलिफ जगहों पर 17 केसेस चल रहे हैं, ऐसा शख्स अजमेर आकर अजमेर की और शहर की देश की अमन सलामत करने के लिए सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार मुअल्ला के मुतालिक कुछ गलत अफवाहें और कुछ गलत बातों को पेश करते हुए सर्वे का एक याचिका दाखिल करता है और माननीय अदालत जो अजमेर की है ये उसकी अर्जी को, उसकी याचिका को कबूल करती है। सबसे पहले तो हमारा कहना ये है कि अदालत ने भी
याचिका दाखिल करने वालों के बैकग्राउंड को और उनके करियर को देखना चाहिए और ये कहाँ से आता है और इसका क्या है, ये सब देखते हुए उनकी याचिका को कबूल करना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से ऑर्डर है। उसके बाद हमारा आज यहाँ पर आने का मकसद ये है, हमारी मांग ये है जिला कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से कि ऐसा कोई भी शख्स आकर अगर कोई भी आपसे मांग करता है तो आप पहले ये देखें कि शहर का और देश का अमन सलामती इससे ख़राब ना हो। और हमारी मांग यहाँ पर आज कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से ये है कि अगर कोई रैली दरबार के आसपास निकालने की कोशिश करता है, कोई जुलूस या कोई किसी तरह से नारेबाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर रोक लगाई जाए ताकि शहर की अमन सलामती बरकरार रहे, देश की अमन सलामती बरकरार रहे और इस तरह के जो दंगे फसाद फैलाने वाले लोग हैं, ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए। देखिए कि गरीब नवाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम मुंबई से आए हुए हैं। हम लोगों ने एक रीट पिटीशन दायर की थी ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह रहमा के जो मज़ार के नीचे का जो मामला, एक याचिका दायर की गई थी, उसके खिलाफ हमने भी एक याचिका दायर करी है और हम डीसीपी साहब को एक लेटर दिए थे कल, जिसके सिलसिले में मिलने आए थे कि इस सिलसिले में ये लिखा हुआ है कि किसी भी किस्म की अगर कोई शख्स मांग करता है तो एटलीस्ट आप लोग उस पर कोई कार्रवाई ना करें। जैसे माननीय उच्च न्यायालय का ये, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, उसको बरकरार रखते हुए आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, का कोई और आकर आपको जो है इस सिलसिले में बात ना करे, क्योंकि इससे शहर का माहौल ख़राब हो सकता है। हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में गरीब नवाज एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो चाहती है कि शहर का वातावरण और देश का वातावरण बिल्कुल बना रहे, भाईचारा बना रहे और कोई मामला ख़राब ना हो। तो हम लोग इसी सिलसिले में कलेक्टर साहब से और एसीपी साहब से मुलाकात। भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में भारत रत्न अंबेडकर साहब के लिए जारी किए गए बयान पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के तहत अजमेर के अधिवक्ताओं ने बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल के पास भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में भारत रत्न अंबेडकर साहब के लिए जारी बयान पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के तहत अजमेर के अधिवक्ता गणों द्वारा बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल के पास भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल पर अंबेडकर साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जहां माल्यार्पण कर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि भारत रत्न अंबेडकर साहब के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया बयान गलत है। भारत रत्न अंबेडकर साहब के व्यक्तित्व पर लांछन लगाना गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं और उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। कहा कि शाह अगर सार्वजनिक स्तर पर माफी नहीं मांगते हैं तो हम सब आंदोलनरत रहेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा, अंबेडकर के बारे में बयान जो दिया था उन्हें जाकर बताओ कि अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो समानता का अधिकार भारत में किसी को नहीं मिलता, आरक्षण नहीं प्राप्त होता। बीजेपी संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। ये भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ अमित शाह ने जो गलत बयानबाजी की है उसके विरोध में हम लोगों ने ये पुतला जलाया है। और हम ये एक नसीहत देना चाहते हैं कि आप कहाँ उन भारत रत्न को अपने आप में कंपेयर कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि किस स्तर पर मिलती है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आप लांछन लगा रहे हैं, जो बहुत गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं। इसी बात को लेकर विधि विभाग कांग्रेस ने आज पुतला जलाया अमित शाह जी का, और आगे भी अगर इस तरीके से कोई माफ़ी नहीं मांगी सार्वजनिक स्तर पर तो हम आंदोलनरत रहेंगे। जिस तरह से आप देखिए सर, देश में संविधान के रक्षक, संविधान के निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी, पूरा देश संविधान अंबेडकर जी को मानने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में माहौल खराब कर रही है, संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान को बेचना चाहती है, और के नेता अमित शाह पूरे संसद में कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर लगा रखा है। अंबेडकर जी नहीं होते तो आज हमें समानता का अधिकार नहीं मिलता। अंबेडकर ने जी होते तो आज हमें आरक्षण प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, समानता का अधिकार ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इसके खिलाफ है। जब तक अमित शाह पूरे संसद में माफ़ी नहीं मांगेंगे अपनी गलती का, उसके तब तक पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन जारी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के अलवर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है, जहां थाने के एएसआई ने बताया कि व्यक्ति ने करीब 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि आरोपित ने अलग अलग क्षेत्रों की रहने वाली महिलाओं से लाखों रुपए हड़पने की वारदात को अंजाम दिया है। कल्याणीपुरा निवासी बबली ने अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दी है कि अजमेर निवासी राजवीर खुद को पुलिसकर्मी बताकर बैंक व अलग अलग फाइनेंस कंपनियों से अलग अलग वस्तुओं पर लोन दिलाता है, फिर राशि को हड़पने का काम करता है। जहां बताया कि महिलाओं के एटीएम, बैंक डायरी समेत कई डॉक्यूमेंट उस आदमी के पास है। थाने के एसआई ने बताया कि आरोपित ने इन महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करके करीब 18 लाख रुपए हड़प लिए हैं, जिसको लेकर अलवर गेट थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। महिला ने शिकायत देनी है कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजवीर है, उसने अपने आप को पुलिसकर्मी बता के हमारे को लोन दिलाने का झांसा देके अलग अलग तरीकों से हमारी राशि हड़प ली है। हमारे एटीएम कार्ड और चेक बुक्स और इत्यादि डॉक्यूमेंट भी अपने पास है उसके पास, और उसने अलग अलग महिलाओं से व्हीकल लोन है, अलग अलग सामान का लोन दिलवा के झांसे में रख के धोखाधड़ी की है, जिस पर धारा 420 आईपीसी में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। अलग अलग बैंकों से, फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलवा के झांसे में अलग अलग महिला हैं। ये एक महिला कल्याणीपुरा की रहने वाली, इसके अलावा 4-5 महिला और भी। अलवर थाना पुलिस को दौरान गश्त नारेली हाईवे पर अवैध केर की लकड़ी से भरा ट्रक मिला, जहां थाने के एएसआई गणपत सिंह ने बताया कि 16 व 17 दिसंबर की रात्रि को संभवतः बिहार निवासी कमल अख्तर सिरोई से अवैध केर की लकड़ियों से भरा ट्रक अजमेर लेकर आया था, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ट्रक के सामान को जब्त करने के साथ ही चालक को गिरफ्तार किया। अलवर गेट थाना पुलिस को दौरान गश्त नारेली हाईवे पर अवैध केर की लकड़ियों से भरा ट्रक पकड़ा, जहाँ थाने के एएसआई गणपत लाल ने बताया कि 16 व 17 दिसंबर की रात्रि को संभवतः बिहार निवासी कमल अख्तर सिरोई से अवैध केर की लकड़ियों से भरा ट्रक लेकर अजमेर आया था, जिसके नारेली हाईवे पर ट्रक की जांच की गई, जिसमें अवैध केर की लकड़ियां पाई गई, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त किया गया, साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में वन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि ये ट्रक संभवतः कहां से आया और कहां तक जाएगा, आगे और कितना माल लाया व ले जाया जा रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी ली जा रही है। एसआई ने बताया कि अवैध लकड़ियां चोरी के उद्देश्य से लाई व ले जाई जा रही है। दिनांक 16-17 रात्रि को दौरान गश्त हमारी पुलिस टीम को एक ट्रक मिला, जिसमें अवैध लकड़ी मिली जो केर की थी, जिस पर लकड़ियों को जब्त किया गया, ट्रक को जब्त किया गया और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, और जिसमें प्रकरण दर्ज कर वन अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कहाँ पकड़ा? ये नारेली हाईवे पे। रैपिड एक्शन फोर्स की A83 बटालियन के परिचय अभ्यास को लेकर नसीराबाद पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह तथा नसीराबाद सिटी थाना अधिकारी घनश्याम मीणा के साथ मिलकर बटालियन के प्लाटून उप कमांडर राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में बटालियन के अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। रैपिड एक्शन फोर्स की A83 बटालियन के परिचय अभ्यास को लेकर नसीराबाद पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह तथा नसीराबाद सिटी थाना अधिकारी घनश्याम मीणा के साथ मिलकर बटालियन के प्लाटून उप कमांडर राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में बटालियन के अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। बटालियन के उप कमांडर राजेंद्र कुमार ने बताया कि इस परिचय अभ्यास का मुख्य उद्देश्य शांति एवं सौहार्द स्थापित करने के साथ ही भविष्य में जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना भी है। परिचय अभ्यास के लिए निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान जनसंख्या साक्षर निरीक्षण, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एवं बलवाइयों की सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा या सांप्रदायिक तनाव दंगा की स्थिति निर्मित होने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण किया जा सके। इन सभी का अध्ययन किया जाएगा। दल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों, समाज सेवी संगठनों को भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी तथा बटालियन द्रुत कार्य बल द्वारा क्षेत्र का चित्र भी बनाया जाएगा।
इस मानचित्र का उद्देश्य अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर इस पर नियंत्रण के लिए नियुक्त स्थल पर तत्काल पहुंचने की सुविधा हो सके। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स ग्रामीण क्षेत्र का भी अध्ययन करेगी। इस अभ्यास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां के प्राकृतिक आपदा, सामाजिक परिवेश, समाज में अशांति उत्पन्न करने वाले विभिन्न कर्म का गहन अध्ययन कर डाटा कलेक्ट करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किया जा सके। डिप्टी कमांडेंट साहब के साथ और उनकी फोर्स के साथ और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ हमने नसीराबाद शहर के सदर बाजार, फुलागंज मोहल्ला, दरगाह इत्यादि अपने सभी संवेदनशील अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं बाजार में, उसमें हमने फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रहे, किसी प्रकार की अशांति नहीं हो, इसी प्रकार इसी ध्यान को रखते हुए भी क्षेत्र के अंदर आने वाले जो त्यौहार हैं, जो मेले हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी समाज में किसी प्रकार नहीं रहे। इस प्रकार इस आरबी के साथ मिलकर के ना और नसीराबाद पुलिस द्वारा और हमारे एसपी साहब का भी यही निर्देश था कि इस प्रकार एक अच्छा फ्लैग मार्च का आयोजन किया जाए। इसमें सभी क्षेत्र के अंदर ये सभी मुख्य मार्गों से, सभी मोहल्लों से फ्लैग मार्च आज निकाला। आज ग्रुप कार्यबल द्वारा यहाँ के जिला बल के साथ मिलकर जो फ्लैग मार्च किया गया है नसीराबाद शहर के प्रमुख संवेदनशील एरिया से गुजरे मुख्य बाजार से होते हुए, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए बलों द्वारा अपनी मुस्तैदी के लिए अभ्यास बार बार किया जाता है। इसी क्रम में आज हमने अजमेर ज़िले के इस नसीराबाद क्षेत्र में ये फेमेक्स का एक्सरसाइज रखा है, जिसके दौरान हमने फ्लैग मार्च किया है। आम जन को जागरूक करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद है किसी प्रकार की आपत्ति से निपटने के लिए, और उसी का हम समय समय पर नियमित अंतराल पर यह अभ्यास करते हैं ताकि किसी प्रकार की अवांछित स्थिति होने पर तुरंत बल कार्रवाई कर सके कारगर ढंग से, और बल सदैव तत्पर और तैयार है। यही हमारा संदेश है। किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सदैव सुरक्षा बल तैनात रहते हैं और तैयारी करते हैं। नसीराबाद के ब्यावर मार्ग स्थित प्राइवेट आवासीय कॉलोनियों के निवासी ने नसीराबाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी की आवश्यक समस्याओं के निदान और नगरपालिका में शामिल करवाने की मांग की। नसीराबाद के ब्यावर मार्ग स्थित प्राइवेट आवासीय कॉलोनी के निवासियों ने नसीराबाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कॉलोनी की समस्याओं के निदान और उसे नगरपालिका में शामिल करवाने की मांग की है। आवासीय कॉलोनी के निवासियों ने ज्ञापन के जरिए बताया कि आवासीय कॉलोनी को उपखंड कार्यालय तथा तहसीलदार कार्यालय द्वारा अलग अलग खातेदारों द्वारा अभिवर्ती में धायित कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि में समर्पित किया हुआ है, जो कि श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय के सामने स्थित है। और आवासीय कॉलोनी बनाने वाले बिल्डरों ने विकास का विश्वास दिलाने के बाद आज तक कोई विकास नहीं किया। इस आवासीय कॉलोनी में मुख्य रूप से सड़क नहीं होना, रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं होना, घरों में पानी के कनेक्शन हेतु पाइपलाइन नहीं होना, आवासीय कॉलोनी में सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं है, जिसके कारण कचरा संग्रहण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। नालियां व सीवरेज आदि नहीं होने से गंदा पानी घरों के आसपास ही एकत्रित हो जाता है। कॉलोनी में स्वच्छ हवा घूमने हेतु उद्यान की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण सुबह शाम स्थानीय ग्रामीण भ्रमण नहीं कर पाते हैं तथा सड़क के किनारे छायादार पेड़ और सीमेंट की बेंच की व्यवस्था भी नहीं है। परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनके शीघ्र ही निदान की मांग करते हुए आवासीय कॉलोनियों को नगरपालिका में भी शामिल करने की मांग की है। हम भाग्यरतन और गोकुलधाम कॉलोनी के समस्त निवासी लोग आज एडीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं, जिसके अंतर्गत नगर पालिका में परिसीमन के लिए निवेदन किया गया है और हमारे कॉलोनी में पानी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।